अध्याय 0321 औषध सुगंध स्वर्ग पिल अरोमा पैराडाइज की अधिष्ठात्री डीन जयंता और अन्य सभी अधिष्ठाताओं को अचानक एक महिला के आने से बहुत असहज महसूस हुआ। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के चंद्रशेखर ने क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? छोटी लड़की, जाओ और अपने औषध सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री को बुलाओ। हमने यहाँ इतना हंगामा मचाया है, उसने जरूर सुना होगा। जयंता ने कहा। उसने भी आयशा को थोड़ा घूर कर देखा। हालांकि आयशा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अरमान ने उपहास करते हुए कहा, आयशा, तुम हमें आदेश देने लायक नहीं हो, इसके बारे में सोचना भी मत, भले ही तुम औषध सुगंध स्वर्ग की पर्यवेक्षक हो। अरमान ने बस यहीं तक बात की थी, इससे पहले कि उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अचानक आयशा से एक हल्की सुनहरी आभा निकलती देखी। ये ठीक वही विनष्टकारी स्वर्णिम काया पेरिशिंग गोल्डन बॉडी थी, जिसे केवल वही व्यक्ति जारी कर सकता था जिसने 7वां निर्वाण महाविक्तिक निर्वाण ट्राइब्यूलेशन पार कर लिया हो। ये औषध सुगंध स्वर्ग का स्थान है, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ चीज़ों को संभाल नहीं सकता। यह मत सोचना कि अपनी थोड़ी सी ताकत से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम लोगों से डरती नहीं हूँ। आयशा की आवाज़ बर्फीली, ठंडी और क्रोधित थी, जिसने जयंता और अन्य लोगों को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन सभी को यह उम्मीद नहीं थी कि औषध सुगंध स्वर्ग की एक छोटी सी पर्यवेक्षक एक सप्तम महाविक्ति निर्वाण क्षेत्र की मार्शल कलाकार होगी जो जयंता के बराबर थी। हालांकि अरमान और चंद्रशेखर अधिष्ठाता थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी 7वीं महाविक्ति पार नहीं की थी। और इस समय उनका रंग अत्यंत भद्दा हो गया, उनके चेहरे जल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें 2-4 थप्पड़ मार दिए हों। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने आयशा को कमाका था, और उनके आश्चर्य के लिए आयशा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। पूरा चौक एकदम शांत था। मंच के नीचे मौजूद ये लोग जानते थे कि आयशा में कुछ तो खास होगा कि वह औषध सुगंध स्वर्ग की पर्यवेक्षक बन सकी। किसने सोचा होगा कि केवल अपनी प्रभावशाली मुद्रा से ही 2 संप्रदायों के अधिष्ठाताओं का रंग भय से पीला पड़ गया था। हालांकि वे आयशा की सटीक ताकत नहीं जानते थे, लेकिन देखने से लगता था कि यह सुंदर और आकर्षक महिला उन दोनों पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरों को अपनी संकीर्ण सोच से आंकना। कबीर विल्सन ने हल्के से फुफकारा, जिससे चंद्रशेखर, अरमान और जयंता के चेहरे अचानक एक साथ पूरी तरह से लाल हो गए। उन सभी ने कबीर विल्सन को घूर कर देखा। आयशा ने ठंडे लहजे में कहा, कबीर विल्सन हमारे औषध सुगंध स्वर्ग के मानद मुख्य रस रसायनज्ञ ऑनरेरी चीफ एल्केमिस्ट हैं। हालांकि वह हमारे औषध सुगंध स्वर्ग के शिष्य नहीं हैं, चूंकि वह उच्च रैंक टूर्नामेंट के विजेता हैं, वह इस उपाधि का आनंद ले सकते हैं। ये तो कहना ही नहीं है कि औषध सुगंध स्वर्ग का दायित्व है कि वह रस रसायनज्ञ समुदाय के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की रक्षा करे। अगर तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करते हो, तो तुम हमारे औषध सुगंध स्वर्ग के दुश्मन बन जाओगे। अगर सिर्फ एक पर्यवेक्षक इतनी जबरदस्त थी, तो उसके पीछे की रहस्यमय अधिष्ठात्री और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। अधिष्ठात्री आयशा, हाँ, आपको ये पुकारना इतना गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, आप ही औषध सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री होंगी। मैंने आपको कई बार देखा है, हालांकि मैंने आपका चेहरा नहीं देखा है, फिर भी मैं आपकी आभा से आपको पहचान सकती हूँ। जीतन हल्के से मुस्कुराए। क्या आयशा औषध सुगंध स्वर्ग की रहस्यमय अधिष्ठात्री थी? कबीर विल्सन हक्का बक्का रह गया, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे जल्द ही समझ में आ गया कि रूही और आयशा इतनी परिचित क्यों थीं। क्योंकि रूही अक्सर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषध सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री से मिलती थी। जयंता और अन्य लोग भी औषध सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री को लेकर बेहद उत्सुक थे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए यह अप्रत्याशित रूप से आयशा थी। अब उन्हें समझ में आया कि आयशा औषध सुगंध स्वर्ग में जो चाहे वह क्यों कर सकती थी। औषध सुगंध स्वर्ग में उसकी स्थिति अधिष्ठात्री के समान थी, क्योंकि वह खुद ही अधिष्ठात्री थी। हालांकि वह केवल रहस्यमय होने का नाटक कर रही थी, जिससे दूसरों को लगे कि औषध सुगंध स्वर्ग अथाह है। तुम्हारी जबान बहुत चलती है, आयशा ने ठंडे लहजे में गुर्राया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि जीतन वास्तव में उसे पहचान लेगी, यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल बाहर था। जयंता और अन्य सभी को एक साथ बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी कुछ देर पहले वे आयशा को नीचा दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आयशा की पहचान इतनी चौंकाने वाली थी। न केवल उसकी ताकत खतरनाक थी, उसकी रस रसायन तकनीकें भी ठीक वैसी ही थीं। चेनवू मुख्य भूमि चेनवू मेनलैंड पर केवल 2 रस रसायनज्ञ ही उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, एक औषध सुगंध स्वर्ग की अधिष्ठात्री और दूसरी अति चरम मार्शल संप्रदाय एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की औषध सुंदरी। ऐसे लोगों को नाराज करना बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन जानता है कि चेनवू मुख्य भूमि में अभी भी कितने शक्तिशाली निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार छिपे हुए हैं।
अगर उसने इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को आकर्षित करने के लिए अपनी रस रसायन तकनीकों का इस्तेमाल किया तो उसकी ताक बहुत खतरनाक होगी। न केवल चेनवू मुख्य भूमि में ऐसा था, बल्कि विदेशों की कुछ मुख्य भूमियों में भी उच्च रैंक वाले रस रसायनज्ञ बहुत कम थे। जब तक आयशा ऐसा चाहती, निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का एक समूह निश्चित रूप से गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी मदद लेने आता। कबीर विल्सन चुपके से मजा ले रहा था। आयशा ने उसे सुरक्षा के लिए एक मानद मुख्य रस रसायनज्ञ का खिताब दिया था, भविष्य में वह इन लोगों से निडर रहेगा। लेकिन वह अभी भी आयशा को समझ नहीं पाया था। सबसे पहले आयशा ने उसे हर कीमत पर जीतने की कोशिश की थी। उसने अपने शरीर को उजागर करने से भी गुरेज नहीं किया, और तो और वह उसकी दासी बनने के लिए भी तैयार थी। तुम्हें बाद में जरूर पछतावा होगा। जब कबीर विल्सन ने उसे दासी के रूप में लेने से मना कर दिया था तो उसने ऐसा कहा था। कबीर विल्सन को अब थोड़ा पछतावा हो रहा था। अगर उसके पास इतनी शक्तिशाली दासी होती तो वह क्यों डरता। अधिष्ठात्री आयशा, क्या हम इस जगह को इस्तेमाल के लिए उधार ले सकते हैं? हम एक अवरोध बैरियर स्थापित करेंगे और इस जगह को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर यह क्षतिग्रस्त हुआ तो हम आपको 100 गुना भुगतान करेंगे। जयंता ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। आयशा ठंडे लहजे में मुस्कुराई। इस चौक को बनाने में 10 करोड़ क्रिस्टल पत्थर लगे थे। अगर तुमने इस जगह का एक अंश भी क्षतिग्रस्त कर दिया तो क्या तुम सचमुच मुझे 10 अरब क्रिस्टल पत्थर देने वाले हो? 10 अरब क्रिस्टल पत्थर। जब उन्होंने यह आंकड़ा सुना तो कुछ अधिष्ठाताओं ने गुप्त रूप से अपने दिल में दर्द महसूस किया। न केवल चौक बहुत बड़ा था, इस्तेमाल की गई ईंटें भी बहुत सख्त थीं। इस तरह की ईंटों को विशेष रूप से निकाला गया था और प्रसंस्करण से गुजारा गया था। यहाँ तक कि फर्श भी बहुत मोटा था। सचमुच इस चौक में 1 करोड़ क्रिस्टल पत्थरों से ज्यादा का खर्च आया होगा। जीतन हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें अवरोध बिछाने में मदद नहीं करने वाली। आखिरकार तुम ही थे जिसने इस छोकरे से झगड़ा मोल लेना चाहा। क्या ऐसा है कि तुम अभी भी मुझ पर जोर डाल सकते हो? मुझ पर, अति चरम मार्शल संप्रदाय की अधिष्ठात्री पर अपने ही शिष्य को धमकाने के लिए जोर डाल सकते हो? कबीर विल्सन भी मुस्कुराया और कहा, तुम मुझसे झगड़ा मोल लेना चाहते थे। मैं केवल यहीं लड़ूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी पहाड़ या जंगल में जाऊं तो मैं छोड़ देता हूं। किसी को अपनी चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु विपरीत पक्ष को बहुत सारी शर्तें पूरी करने का वादा करना पड़ता है। ऐसा करने का ये तरीका बेहद अनुचित था। तुम केवल एक वास्तविक मार्शल क्षेत्र, ट्रू मार्शल रील के मार्शल कलाकार हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे द्वारा बिछाया गया अवरोध अभी भी तुमसे निपटने के लिए काफी नहीं है? अगर तुम्हारे द्वारा एक ईंट भी टूट जाती है तो मैं औषध सुगंध स्वर्ग को 10 अरब क्रिस्टल पत्थर दूंगा। जयंता ने ठंडे लहजे में गुर्राया। उसे जीतन और आयशा ने दबा दिया था, जिससे वह बेहद उदास और पीड़ित महसूस कर रहा था। जीत ने 8वीं निर्वाण महाविपत्ति पार की हुई मार्शल कलाकार थी, जबकि आयशा ने 7वीं महाविपत्ति पार की थी। फिर भी वह एक शानदार रस रसायनज्ञ भी थी। वे दोनों उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थे। जबकि जयंता धीरन के युग का एक पात्र था। उस युग के प्रसिद्ध पात्र अगर स्वर्गीय क्षेत्र हेवनली रील्म में नहीं चढ़े थे तो वे निर्वाण महाविपत्ति के दौरान धुएं के एक झोंके में गायब हो गए थे। हालांकि वह अभी भी जीवित है, वह बेहद पीड़ित और उदास था, खासकर उन कनिष्ठों का सामना करते हुए जो उससे बेहतर थे। इससे उसके लिए और भी ज्यादा सिर ऊंचा रखना मुश्किल हो गया। पिछली बार कबीर विल्सन और बिस्वजीत के बीच लड़ाई के दौरान, क्योंकि अवरोध 3 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए उसने कितनी भी ताकत का इस्तेमाल किया हो, वह एक अंश भी नष्ट नहीं कर सका। इसलिए अगर वह एक ईंट तोड़ना चाहता था तो यह वास्तव में बहुत मुश्किल होगा। फिर भी कबीर विल्सन कोशिश करना चाहता था। इस तरह वह जयंता को रक्तस्राव करा सकता था और आयशा को 10 अरब क्रिस्टल पत्थर भी दे सकता था, जो इन अधिष्ठाताओं के लिए भी एक पर्याप्त राशि थी। अच्छा है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, आयशा ने शांति से कहा, इससे पहले कि वह उड़ गई और औषध सुगंध टॉवर की 20वीं मंजिल पर लौट आए। अध्याय 0322 सोने की म्यान वाला तलवारबाज। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से आयशा को तुच्छ समझा। वह बस मनमानी करके नीचे आए और अपनी बात कहकर चली गई। किसी भी स्थिति में वह अभी भी औषध सुगंध स्वर्ग का मानद मुख्य रस रसायनज्ञ था। उसने सोचा कि क्या होगा अगर वह मर गया तो? क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा था कि औषध सुगंध स्वर्ग का दायित्व है कि वह उसकी रक्षा करे? ये लड़ाई हमारे संप्रदाय के सम्मान से संबंधित है, इसीलिए हमारे शिष्य जीतने के लिए सब कुछ करेंगे, इसीलिए यह एक मृत्यु युद्ध है। विपरीत संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता, जयंता ने कहा। उसने जीतन और अलेक्जेंडर की ओर देखा, जबकि वे सिर्फ असहमति में अपना सिर हिला रहे थे। केवल इतने सारे लोगों के सामने कबीर विल्सन को हराने से ही वे कबीर विल्सन को पूरी तरह से पराजित कर पाएंगे और जीतन को शब्द कर पाएंगे। इस तरह वे अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते थे।
इसीलिए जयंता ने यहाँ इतना हंगामा करने की हिम्मत की थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि चंद्रशेखर, अरमान और अन्य लोग शुरू से ही जयंता के साथ मिलीभगत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी भी कबीर विल्सन को नीचा देखा था। अब वे अभी भी इस बात से अनजान थे कि कबीर विल्सन कितना शक्तिशाली था। अपने कौशल को दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लिया था। इस बिंदु पर जयंता और अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से एक अवरोध बिछाने के लिए अपनी ताकत जारी करना शुरू कर दिया। अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हुए एक विशाल ढाल एक अभेद्य किले की तरह बनाई गई थी। यह न केवल जबरदस्त लड़ाई के दौरान किसी भी सदमे की लहरों को रोकेगा, बल्कि यह ईंटों और टाइलों की भी रक्षा करेगा, ऐसा न हो कि वे क्षतिग्रस्त हो जाएं। ये सुरक्षा के लिए निर्माण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा बिछाया गया सामान्य अवरोध था। ऐसा, तुम्हारा रहस्य अब उजागर हो गया है, क्या ये तुम्हें प्रभावित नहीं करने वाला है? वह कंजूस कमीना, जीत की जबान बहुत चलती थी। रूही ने आयशा को लौटते हुए देखकर तुरंत पूछताछ की। ये भी बुरा नहीं है, वैसे भी बड़ा तूफान आ रहा है, उन्हें ये जानना भी बुरा नहीं है। रूही, तुम कब महाविपत्ति पार करने जा रही हो? बेहतर होगा कि तुम बड़े तूफान के आने से पहले इसे पूरा कर सको। आयशा ने कहा, कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं वह सब कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तैयार नहीं हूँ। रूही ने आह भरते हुए कहा, क्या तुमने नीलामी के दौरान जो सभी आत्मा जड़ी बूटियां खरीदी थीं, वे कबीर विल्सन के हाथों में हैं? आयशा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। उसे दुख हुआ कि रूही ने अप्रत्याशित रूप से इतनी कीमती चीज़ें कबीर विल्सन को दे दी थीं। बेशक वह रूही और कबीर विल्सन के संबंधों से अवगत थी। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अभी तक सब कुछ इकट्ठा नहीं किया था। अवरोध बिछा दिया गया था, केवल कबीर विल्सन अकेले अंदर खड़ा था, उसका प्रतिद्वंद्वी अभी तक नहीं आया था। जयंता और अन्य लोगों के चेहरे के भावों पर बस एक नज़र डालने से वह समझ गया कि वे लंबे समय से तैयार थे, अन्यथा वे ऐसी मांग नहीं करते। अवरोध में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति एक बेहद खूबसूरत दिखने वाला युवक था जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। वह काफ़ी शानदार कपड़े पहने हुए था, उसका पूरा शरीर एक शाही आभा से ढका हुआ था। उसके माथे से ये स्पष्ट था कि वह बहुत गर्वित था। उसकी म्यान सुनहरी थी, जो बेहद असाधारण लग रही थी। युवक को देखकर कबीर विल्सन ने माथे पर बल डाला, और चौक में दर्शकों से विस्मय की लहरें फूट पड़ीं। अगर वह इस युवक को नहीं पहचान सका तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर वह सुनहरी म्यान को पहचानने में विफल रहा तो उसे निश्चित रूप से अज्ञानी होने के लिए दूसरों द्वारा उपहासित किया जाएगा। सोने की म्यान वाला तलवारबाज बंटी? कबीर विल्सन ने पूछा। ठीक है, बंटी ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। उसका पूरा शरीर अहंकार से भरा हुआ था, जिससे दर्शक बेहद असहज महसूस कर रहे थे। सोने की म्यान वाला तलवारबाज प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध युवा शिष्य था। वह वास्तविक मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर पर था। वह न केवल बहुत शक्तिशाली था, उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली दोधारी तलवार भी थी। अफवाहों के अनुसार यह एक शानदार ग्रेड का हथियार था। इसके अलावा किसी ने भी तलवार को अभी तक म्यान से बाहर नहीं देखा था। क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हो? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अभी अभी ड्रैगन आत्मा के साथ एज और ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को फ्यूज किया था। उसे चिंता थी कि उसे इसका परीक्षण करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस बिंदु पर सभी को कबीर विल्सन की भयावह चौड़ी तलवार याद आई। सभी की राय में ये भी एक शक्तिशाली शानदार ग्रेड का हथियार था, और कई प्रसिद्ध मार्शल कलाकार उसकी तलवार के नीचे मर चुके थे। एक तलवार के बिना प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय एक हाथ के बिना एक मार्शल कलाकार के समान था। उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी, लेकिन अगर उन्हें तलवार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो कबीर विल्सन भी अपनी ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता था। बंटी ने चंद्रशेखर पर नज़र डाली, इससे पहले कि चंद्रशेखर ने उसे पुष्टि में सिर हिलाया। चंद्रशेखर के सिर हिलाने को देखकर रूही के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान दिखाई दी। वह जानती थी कि कबीर विल्सन का एज और ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड कितना दुर्जय था। क्या इसकी तुलना शानदार ग्रेड के हथियार से की जा सकती थी? भले ही वह एक पौराणिक अमर हथियार हो, लेकिन उसका सामना करना मुश्किल होगा, खासकर अब जब उसे ड्रैगन आत्मा के साथ फ्यूज किया गया था। मैं तलवार का इस्तेमाल करूंगा, तुम भी अपनी ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उतने ही अच्छे होगे जितना वे कहते हैं, और मेरी तलवार को म्यान से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकते हो। बंटी ने तिरस्कारपूर्वक कबीर विल्सन को देखा। एक छठे स्तर का वास्तविक मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार 9वें स्तर के आत्मा हथियार का उपयोग करके काफ़ी गर्व महसूस करेगा। ये तो कहना ही नहीं है कि अगर वह एक बहुत शक्तिशाली शानदार हथियार का उपयोग कर रहा था। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों की हड्डियों में अहंकार गहराई से निहित था।
और अगर इस तरह के व्यक्ति को एक शानदार हथियार का उपयोग करने की अनुमति दी गई तो उसका अहंकार स्वर्ग से ऊंचा क्यों नहीं होगा। इस बिंदु पर यह बंटी का मामला था। खुद के बारे में सोचते हुए एक शक्तिशाली दोधारी तलवार के कब्जे में वह दुनिया को नीचा देख रहा था। इसके अलावा कई प्रसिद्ध युवा मार्शल कलाकार जिनका उसने अतीत में सामना किया था, वे सभी उसकी तलवार के नीचे बुरी तरह से हार गए थे। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी तलवार अभी भी उसकी म्यान से बाहर नहीं थी। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक बहुत ही उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। केवल रूही ही इस मुस्कान को समझती थी और बेशक सिमी और अन्य लोगों को कहने की जरूरत नहीं थी। इस बिंदु पर दोधारी तलवार बंटी का गौरव उनकी आंखों में पहले से ही स्क्रैप लोहा थी। बंटी ने जल्दी से सुनहरी म्यान वाली तलवार को अपनी पीठ से हटा दिया, जबकि कबीर विल्सन ने भी एक लंबी छुरी निकाली। इस छुरी पर एक झलक पाकर सभी को बेहद संदेह हुआ। हालांकि इस ब्लेड पर एक एजियो ड्रैगन खुदा हुआ था, लेकिन ये काफ़ी छोटा था। ये थोड़ी लंबी तलवार की तरह थी, फिर भी ये तलवार नहीं थी क्योंकि इसकी पीठ एक छुरी की तरह कुंद थी और इसकी नोक थोड़ी घुमावदार थी। छुरी को देखकर ये कबीर विल्सन की बहुमूल्य ब्लेड के काफ़ी समान थी। हालांकि पिछली ब्लेड बहुत चौड़ी होती थी और ब्लेड का शरीर तलवार के समान था। एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को ड्रैगन आत्मा के साथ फ्यूज किए जाने के बाद वह ब्लेड के आकार को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। कबीर विल्सन ने ब्लेड को थोड़ा संकरा कर दिया था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि इसका अधिक लचीले ढंग से उपयोग किया जा सके। पहले विशाल उपस्थिति बहुत दबंग और डराने वाली रही थी, लेकिन अब यह बहुत सजावटी लग रही थी। लेकिन यह एक हल्का अहंकार भी ले जा रही थी, फिर भी नाजुक और सुंदर। ये देखकर कि कबीर विल्सन उस अफवाह वाली दबंग विशाल ब्लेड का उपयोग नहीं कर रहा था, बंटी ने सोचा कि कबीर विल्सन उसे नीचा देख रहा था, इसीलिए वह अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे उसे लगा कि यह उसका अपमान है। लेकिन वह भूल गया था कि उसकी तलवार अभी भी उसकी म्यान में थी। क्या वह दूसरों का अनादर नहीं कर रहा था? कबीर विल्सन ने जानबूझकर एक कारण से भी इसका आकार बदल दिया था। वह बंटी को बताना चाहता था, तुम मेरे लिए चौड़ी तलवार का उपयोग करने के लायक नहीं हो। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के सदस्यों का स्वभाव बहुत बुरा था, इसलिए उन्हें उकसाना बहुत आसान था। एक बार जब कबीर विल्सन ने अपना हथियार चमकाया तो वह जानता था कि वह सफल रहा है। हालांकि चौड़ी तलवार और छुरी की ताक ठीक वैसी ही थी, फिर भी उसे लगा कि चौड़ी तलवार थोड़ी ज्यादा दबंग थी। हालांकि वर्तमान में वह प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के इस छोटे से अहंकारी शिष्य से निपटने के लिए उसका उपयोग करने में बहुत आलसी था, जो दूसरों को अपनी तलवार पर एक नज़र डालने के लिए भी तैयार नहीं था। कबीर विल्सन, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी तलवार के नीचे नहीं मरोगे, ताकि मेरी तलवार किसी और मरे हुए आदमी के गुस्से से दागदार न हो जाए, बंटी ने ठंडे लहजे में कहा, जबकि अपनी तलवार को कबीर विल्सन की ओर इशारा किया। कबीर विल्सन ने देखा कि तलवार अभी भी अपनी म्यान के भीतर उसकी ओर इशारा कर रही है। उसने गुप्त रूप से अपने दिल में उपहास किया, इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार के साथ हमेशा के लिए उस कछुए के खोल जैसी म्यान में समाहित होकर मरने दूंगा। सोने की म्यान वाला तलवारबाज कुछ साल पहले बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि चंद्रशेखर ने हमेशा उसे हर जगह प्रतिस्पर्धा करने के लिए ले जाया था। कई प्रसिद्ध युवा वास्तविक मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को हार का सामना करना पड़ा था, इसीलिए चेनवू मुख्य भूमि में कई लोगों ने उसके कारनामों के बारे में सुना था, और कोई अक्सर उन्हें बात करते हुए सुन सकता था कि अगर वह और कबीर विल्सन लड़ने लगे तो कौन जीतेगा। अब वे आखिरकार मिल गए थे। अध्याय 0323 दया दिखाना शोइंग मसी। बंटी का एक भाग्यशाली सामना हुआ था। उसने खुद ही अपने हाथ में शानदार हथियार प्राप्त किया था। इसके अलावा उसने तलवार की एक शक्तिशाली तकनीक भी सीखी थी। केवल उसी शक्तिशाली तलवार तकनीक के कारण उसने पहले कभी हार का सामना नहीं किया था। अफवाह है कि जब अदृश्य तलवार तकनीक इनविजिबल स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग किया जाता है तो तलवार दृष्टि से गायब हो जाएगी। न तो इसे देखा जा सकता है और न ही इसे महसूस किया जा सकता है। क्या यह आत्मा मार्शल तकनीक सोल मार्शल टेक्निक के समान नहीं है? कबीर विल्सन गुप्त रूप से सतर्क था। अगर यह एक वर्जित मार्शल तकनीक थी तो उसे चौकस रहना होगा। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी के पास एक शक्तिशाली हथियार था। शुरू करो, जयंता चिल्लाया। शुरू से ही बंटी ने पहली चाल चली। बहुत तेज गति से उसने चुपचाप कबीर विल्सन पर वार किया। हालांकि तलवार अभी भी म्यान में थी, फिर भी कबीर विल्सन तलवार से निकलने वाले दमनकारी संहार की स्लॉटर की को महसूस कर सकता था। कबीर विल्सन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा मार्शल तकनीक नहीं थी। बंटी के तलवार के वार की गति काफ़ी तेज थी, इतनी तेज कि इसकी परछाई भी नहीं पहचानी जा सकती थी। हालांकि कबीर विल्सन की दिव्य इंद्रिय डिवाइन सेंस बहुत मजबूत थी, फिर भी वह उसके तलवार के वार को महसूस कर सकता था। हालांकि
कबीर विल्सन अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका, क्योंकि तलवार का वार उसकी बाईं ओर से एक बहुत ही मुश्किल कोण से आ रहा था। ब्लेड से इसे रोकना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जब बंटी की तलवार ने कबीर विल्सन की बांह पर वार किया तो बस एक भंगुर आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी कठोर चीज़ पर वार कर रहा हो। तलवार का वार जाहिर तौर पर बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि अगर इसने उसकी बांह पर काली कछुआ अडामेंटल कवच ब्लैक टॉर्टोइज अडामेंटल आर्मर पर भी वार किया तो ज़मीन में फिर भी हल्का कंपन दौड़ गया। सदमे से कबीर विल्सन की बाईं बांह सुन्न हो गई। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था। बंटी को पूरा विश्वास था कि उसके तलवार के वार का विरोध केवल शरीर का उपयोग करके नहीं किया जा सकता था। फिर भी कबीर विल्सन जरा भी प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक उसी पल बंटी हैरान रह गया। कबीर विल्सन के दाहिने हाथ ने उसकी पीठ के पीछे से कसकर उसकी तलवार को जकड़ लिया। म्यान पकड़े जाने के बाद कबीर विल्सन ने जल्दी से अपनी वास्तविक की ट्रू की को जुटाया और गहन आभा उंगली प्रोफाउंड और फिंगर डाली। वह म्यान के साथ तलवार को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने जल्द ही पाया कि म्यान अविश्वसनीय रूप से कठोर थी। बंटी को उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन वास्तव में उसकी तलवार को पकड़ पाएगा, और वह भी इतनी कसकर। उसने कितनी भी ताकत का इस्तेमाल किया हो, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस समय उसने बेरहमी से कबीर विल्सन पर एक अच्छी ठोकर मारी। हालांकि जैसे ही उसने ठोकर मारी थी उसे इसका अफसोस हुआ, क्योंकि कबीर विल्सन ने पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया था और एक क्षैतिज वार से इसका मुकाबला किया था। बंटी ने जल्दबाजी में अपना पैर वापस खींच लिया, लेकिन उसकी जांघ पर एक गहरा खून का धब्बा फिर भी दिखाई दिया। इस समय कबीर विल्सन ने बंटी की तलवार से एक शक्तिशाली सदमे की लहर संचारित होने को महसूस किया। दर्द से उसके हाथ सुन्न हो गए, जिससे उसके पास तलवार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सभी के दुख के लिए बंटी को शुरुआत में ही वार किया गया था और वह खून बह रहा था। चूंकि बंटी की तेज तलवार बहुत प्रसिद्ध थी, ये दूसरों के लिए आश्चर्य की बात थी। एक पल पहले उसका तलवार का वार वास्तव में काफ़ी तेज था। दर्शकों में से कई लोग तलवार को ट्रैक करने में सक्षम नहीं थे। ये तो कहना ही नहीं है कि कबीर विल्सन भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था, और घातक वार को ज़बरदस्ती रोकने के लिए अपनी बांह का उपयोग करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कबीर विल्सन अप्रत्याशित रूप से अपने शरीर से तलवार का सामना करने से डरता नहीं था। हालांकि यह एक म्यान वाली तलवार थी, वार काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि यह कंपन से ही स्पष्ट था। भले ही कबीर विल्सन के पास एक शानदार कवच था और उसने अपने शरीर को मजबूत किया था, उसकी बांह को सदमे से कुछ चोटें जरूर लगी होंगी। कबीर विल्सन की बांह अभी भी सुन्न थी। उसने अपनी बांह को झटका दिया और उपहास करते हुए कहा, बस इतना ही। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तलवार काफ़ी जल्दी हटानी पड़ेगी। बंटी को अब एहसास हुआ कि कबीर विल्सन अफवाहों से भी ज़्यादा मजबूत था। हालांकि उसने अभी भी तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम लायक नहीं हो। बोलते हुए वह एक तीर की तरह बाहर भागा और बस एक पल में वह कबीर विल्सन के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार को कबीर विल्सन की छाती पर उतारा। उसका वार बहुत तेज था, फिर भी कबीर विल्सन पहले ही तैयार था। कबीर विल्सन भी धीमा नहीं था, उसने जोर से अपना हाथ हिलाया। जैसे ही तलवार उसके शरीर को छूने वाली थी, उसकी हथेली तलवार की ब्लेड पर पड़ी। इससे पहले एक जोरदार बैंग गूंज उठा, जिसके बाद कबीर विल्सन के एक तरफ से एक सुनहरी चमक निकली। बस एक पल पहले गति बहुत तेज थी। इसने बाकी सभी को प्रतिक्रिया करने के लिए बिना समय दिया। उन्होंने बस एक सुनहरी तलवार को उसकी म्यान के साथ जमीन पर गिरते देखा, जो सभी के दुख के लिए बंटी की दोधारी तलवार थी, जिसे कबीर विल्सन ने निहत्था कर दिया था। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। सभी एक के बाद एक विस्मय में फूट पड़े। कबीर विल्सन ने चौंका देने वाली स्वर्ग हथेली शॉकिंग हेवन पाम के उपयोग में पहले ही पूर्णता का चरण प्राप्त कर लिया था। बस एक पल पहले चौंका देने वाली स्वर्ग हथेली से कंपन ने बंटी के हाथ में तलवार को निहत्था कर दिया था, और चूंकि उस समय बंटी ने अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया था, प्रभाव से झटका लगने के परिणामस्वरूप ताकत बाहर निकल आई। बंटी की बांह सुन्न हो गई और उसके हाथ से दोधारी तलवार निहत्था हो गई। कबीर विल्सन का पूरा चेहरा खुशी के भाव से भरा हुआ था, मानो वह बंटी पर हंस रहा हो। बंटी ने ठंडे लहजे में गुर्राया जैसे ही उसने दूर गिरी हुई दोधारी तलवार पर नजर डाली, फिर तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही बंटी ने तलवार उठाई, कबीर विल्सन का आकृति गायब हो गई। बंटी जानता था कि कबीर विल्सन अभी भी मंच पर था, बस उसकी गति असाधारण रूप से तेज थी, जिससे दूसरों के लिए उसकी रूपरेखा को पकड़ना मुश्किल हो गया था। हालांकि कभी कभी कबीर विल्सन की टिमटिमाती हुई आकृति को अभी भी देखा जा सकता था। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय का चंद्रशेखर गुप्त रूप से पसीना बहा रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कबीर विल्सन बहुत मजबूत था, खासकर उसकी गति। अचानक उसका रंग भद्दा हो गया। पीछे हटो,
बंटी अधिष्ठाता की चेतावनी सुनकर चौंक गया और उसी समय उसने एक खतरनाक आभा को अपने पूरे शरीर को ढांकते हुए महसूस किया, इससे पहले कि एक तीव्र संहार के अंदर डालना शुरू हो गया। वह चकमा देना चाहता था, फिर भी उसे लगा कि उसके पैरों के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ है। ये जांचने में बहुत देर हो चुकी थी कि उसके पैरों के चारों ओर क्या लिपटा हुआ था। उसने कबीर विल्सन के भयावह छुरी के वार को रोकने के लिए तलवार को आर पार पकड़ लिया। कबीर विल्सन की यह छुरी एक चौंका देने वाली मात्रा में ताकत ले जा रही थी, जिससे दूसरों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुनामी के दौरान एक विशाल लहर उमड़ रही हो, मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकती हो। ये ड्रैगन स्लेयर के साथ हत्यारे कट ड्रैगन स्लेयर स7 किलिंग कट्स से वेव स्ट्राइक थी। इसकी ताकत सबसे ज्यादा दबंग थी, एक आर्मगेडन की ताकत ले जाने वाली एक राक्षसी लहर की तरह वार करना। बंटी ने महसूस किया कि वह इस राक्षसी लहर के सामने बस एक चींटी था। इस तरह की भयावह ताकत ने उसके गर्वित दिल को चकनाचूर कर दिया था। इस बिंदु पर उसे केवल डर महसूस हुआ। एक चीख के साथ कबीर विल्सन ने काट डाला। उस पल में सुनहरी रोशनी हर जगह खिल उठी, आसमान और धरती को ढांकते हुए एक बहरे कर देने वाले विस्फोट के साथ जमीन हिल गई। एक सुनहरी चमक धीरे धीरे एक खूनी निशान के साथ हुई जो आसमान से गुजरती थी। ऐसा था मानो दुनिया थम गई हो। सुनहरी रोशनी गायब होने के बाद सभी ने केवल कबीर विल्सन को देखा, जिसकी खड़ी हुई आकृति ऐसी छाप दे रही थी जैसे वह संहार का देवता हो। उसके हाथ में पतली एजियोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड थी जिससे खून टपक रहा था। उसके सामने बंटी जमीन पर घुटने टेक रहा था। उसकी एक बांह उसके कंधे से अलग हो गई थी और यहाँ तक कि उसका गौरव सुनहरी म्यान वाली तलवार भी उसके हिल से कट गई थी। तलवार अभी भी अपनी म्यान के अंदर थी। कबीर विल्सन ने हल्के से अपना हाथ उठाया, ब्लेड को बंटी के गले पर इशारा किया और कहा, तुम्हारी बांह को अभी भी जोड़ा जा सकता है, केवल तुम्हारी तलवार अब कट गई है, बस इतना ही। लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में तलवार नहीं टूटी है, तुम अभी भी एक तलवारबाज हो। मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी छुरी के नीचे मरने के लायक नहीं हो। यह एक मृत्यु मैच था। अगर कबीर विल्सन ऐसा चाहते तो वह बंटी को 2 हिस्सों में काट सकता था, लेकिन उसकी एजियोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। एजियोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड राक्षसों को मारने के लिए थी, इंसानों का वध करने के लिए नहीं। कबीर विल्सन ने बंटी को जाने दिया था। आचरण के इस तरीके ने उसे दर्शकों से कुछ प्रशंसा दिलाई थी। बंटी ने अपने दांत भींचे, अपनी बांह उठाए और अवरोध से बाहर निकल गया। चंद्रशेखर ने उसे कितना भी बुलाया हो, उसने मुड़कर भी नहीं देखा। ये लड़ाई उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन यह उसे बहुत सारे लाभ भी लाएगी। तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसे केवल चंद्रशेखर ने एक जुआ उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा तूफान आने वाला है, इंसानों को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। भूमिका ने कहा। हालांकि वह शैतानी तकनीकों की खेती करने वाली एक शैतान देवी थी, उसने व्यर्थ हत्या में कोई आनंद नहीं लिया, वह निर्दोषों को नहीं मारती थी। चंद्रशेखर नहीं जा सकता था, क्योंकि अवरोध बिछाने में उसकी अभी भी जरूरत थी। अब वह कबीर विल्सन से और भी ज्यादा नफरत करता था, लेकिन वह सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अध्याय 0324 सुंदर योजना ब्यूटीफुल प्लान। कबीर विल्सन ने अपनी छुरी के वार की ताकत से सभी को चौंका दिया था, विशेष रूप से वे अधिष्ठाता जिन्होंने अवरोध बिछाया था, क्योंकि वे किसी और से ज्यादा स्पष्ट थे। वे सभी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। वे कई वर्षों तक जीवित रहे थे और स्वाभाविक रूप से वे महसूस कर सकते थे कि कबीर विल्सन की मार्शल तकनीक असाधारण थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन ने बहुत संभवतः ड्रैगन मार्शल तकनीक डाली थी। नश्वर दुनिया में बहुत सारी ड्रैगन मार्शल तकनीकें फैली हुई थीं, फिर भी वे इतनी ज्यादा नहीं थीं। यहाँ तक कि इन अधिष्ठाताओं के पास भी उतनी नहीं थीं। हालांकि कबीर विल्सन की ब्लेड तकनीक भयावह थी, ये अधिष्ठाता देख सकते थे कि यह शक्तिशाली मार्शल तकनीक नहीं थी जिसने तलवार को काट दिया था, बल्कि उसके हाथ में शानदार छुरी थी। भगवान जाने वह किस स्तर की छुरी थी। छुरी निश्चित रूप से असाधारण थी, एक शानदार ग्रेड का हथियार भी छुरी से कट गया था। इन अधिष्ठाताओं को अब एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने कबीर विल्सन को इस हथियार का इस्तेमाल करने दिया तो उनके शिष्यों के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए ये 4 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार चर्चा कर रहे थे। अंत में ये तय किया गया कि किसी तरह कबीर विल्सन को अपने हथियार का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाए, अन्यथा अगले 3 निश्चित रूप से कबीर विल्सन के खिलाफ हार जाएंगे। कबीर विल्सन, अगली लड़ाई में हमारा पक्ष हथियार का उपयोग नहीं करेगा, इसलिए तुम भी हथियार का उपयोग नहीं कर सकते, जयंता ने कहा। कबीर विल्सन ठंडे लहजे में मुस्कुराया, तुम ही थे जो मेरे पास लड़ने के लिए आए थे। ये तुम्हारा पक्ष था जिसने हथियार का उपयोग करना चुना और मैंने आपत्ति नहीं की है।
लेकिन अब तुम नहीं चाहते कि मैं हथियार का उपयोग करूं। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? चूंकि जीतन भी यहाँ था, कबीर विल्सन इन अधिष्ठाताओं से डरता नहीं था। कबीर विल्सन को लगा कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पूरे मैच का नेतृत्व दूसरा पक्ष कर रहा था। कबीर विल्सन, तुम्हारी छुरी बहुत दुर्जय है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत अनुचित है? अरमान ने कहा। कबीर विल्सन हंसने लगा। निष्पक्ष? मैं वर्तमान में वास्तविक मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूं, फिर भी बंटी 6ठे स्तर पर था। तुम्हें लगता है कि यह निष्पक्ष था? जब तुम हथियार का उपयोग करना चाहते थे तो मुझे पालन करना पड़ा और अपने हथियार का उपयोग करना पड़ा। जब तुम उपयोग नहीं करना चाहते हो तो मुझे अपना उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या ये निष्पक्ष है? बकवास। अगर तुम्हारे पास मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं है तो समस्या को हल करने के लिए लड़ाई का उपयोग करने के लिए शोर मत मचाओ। कबीर विल्सन के शब्दों ने अरमान और अन्य लोगों को क्रोधित कर दिया। दर्शक भी बेहद हैरान थे। उनके आश्चर्य के लिए कबीर विल्सन ने इन अधिष्ठाताओं से इस तरह बात करने की हिम्मत की। वह 4 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बोलते समय इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। एक तरफ जीत ने उपहास किया, जयंता, बहुत दूर मत जाओ। अगर तुम्हारा शिष्य मजबूत नहीं है तो विपरीत पक्ष को कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस बकवास के साथ तुम अभी भी निष्पक्षता के बारे में बात करना चाहते हो? मुझे हंसाओ मत। सभी ने महसूस किया कि कबीर विल्सन सही था। कबीर विल्सन को विपरीत पक्ष ने चुनौती दी थी, फिर भी विपरीत पक्ष ने उस पर प्रतिकूल मांगें लागू की थीं। केवल एक मूर्ख ही सहमत होगा। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। जीत ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। वह इन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से निडर था। वह एक 8वीं महाविपत्ति निर्वाण क्षेत्र का मार्शल कलाकार था। वह चेनवू मुख्य भूमि पर सबसे मजबूत मार्शल कलाकार था, क्योंकि 9वीं महाविपत्ति को पार कर चुके अधिकांश मार्शल कलाकार पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में समा गए थे। जयंता गुप्त रूप से प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय को दोषी ठहरा रहा था। अन्यथा शुरुआत में वे हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकते थे और उन्हें अब इतने सारे अन्य मुद्दों से निपटना नहीं पड़ता। शुरू से ही हम नियम निर्धारित न करने में गलत थे, तो अब इसे एक नए नियम के रूप में सेट करते हैं। किसी को भी किसी भी हथियार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। बेशक हम तुम्हें मुआवजा देंगे। जब तक तुम जीतते हो हम तुम्हारे मुआवजे को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जयंता ने प्रस्ताव दिया। पूर्ण ताकत के सामने वह केवल हार मान सकता था। हालांकि जीतन उसकी नज़र में एक कनिष्ठ था, फिर भी वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर यह चलता रहा तो इसकी बहुत संभावना थी कि वे और भी ज्यादा अपमानित होंगे। मूल रूप से जयंता ने सोचा था कि 7वीं महाविपत्ति को पार करने और मुक्त अमर सागर फ्री इमोर्टल सी की स्थापना के बाद वह अति चरम मार्शल संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली होगा। वह अपना सिर ऊंचा रख सकता था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए जीत ने 8वीं महाविपत्ति को पार कर लिया था। हालांकि वह केवल एक महाविपत्ति से पीछे था। अंतर आसमान और जमीन के बीच जैसा था। ठीक है, मैं वादा करता हूं। कबीर विल्सन सहमत हुआ। ड्रैगन आत्मा खरीदने के बाद कबीर विल्सन लगभग दिवालिया हो गया था। बस एक पल पहले उसने पहले ही 10 करोड़ क्रिस्टल पत्थर जीत लिए थे। अगर वह अगले 3 विरोधियों के खिलाफ जीतता है तो वह 60 करोड़ क्रिस्टल पत्थर जीतने में सक्षम होगा, जो उसके लिए एक पर्याप्त राशि थी। यहाँ तक कि अतीत में इतने लंबे समय तक श्रमसाध्य रूप से बचत करने के बाद वह केवल 30 करोड़ ही इकट्ठा कर पाया था। इसके अलावा उसे और कमाने के लिए अग्नि मार्शल आत्मा फायर मार्शल सोल को बेचना भी पड़ा था। अगला प्रतिद्वंद्वी एक मोहक लड़की निकली जिसकी आकृति प्रतिमा जैसी थी। अपने आकर्षक और नुकीले चेहरे के साथ साथ ही उसकी चुलबुली लाल पोशाक के साथ वह कबीर विल्सन के लिए बेहद सुंदर और नखरे वाली लग रही थी। सिमी और आयसा के विपरीत उसमें किसी प्रकार का मंत्रमुग्ध कर देने वाला आकर्षण था। वर्तमान में उसे एक आश्चर्यजनक सुंदरी माना जा सकता था। चौक में कई पुरुष उसे देखकर हक्के बक्के रह गए थे। वे उसके कपड़े उतारने का इंतजार नहीं कर सकते थे। लड़की ने कबीर विल्सन पर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। सभी ने गुप्त रूप से सोचा कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से ये दौर हार जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि वे खुद ही ऐसी सुंदरता पर निश्चित रूप से दया दिखाएंगे। ये बीस्ट मार्शल संप्रदाय की गुनगुन है, बीस्ट मार्शल संप्रदाय की सबसे खूबसूरत शिष्या। एक आदमी चिल्लाया। हर आदमी की आंखों में उग्र रूप को देखकर कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि वह लुप्त हो जाएगा। गुनगुन, यह मनमोहक लड़की, बेहद उत्साहित लग रही थी। उसकी आकर्षक हंसी बेहद मनमोहक थी। बड़े भाई कबीर खत्म हो गए। ये लड़की हर आदमी की कमजोरी है। प्रेम बजाज की नज़र भी उस पर टिकी हुई थी, यहाँ तक कि वह भी गले बिना नहीं रह सका।
अमृत गुप्ता ने अपने होंठ भींचे और कहा, छोटे भाई कबीर की मंगेतर कियारा लेविस इस लड़की से कहीं ज्यादा बेहतर है। रोहिणी को मत भूलो, अतिचरम मार्शल संप्रदाय की सबसे खूबसूरत लड़की। क्या वह उसके जैसी नहीं थी? फिर भी उस लड़की को छोटे भाई कबीर ने एक लड़ाई के दौरान कलंकित कर दिया था और छोटे भाई ने दया भी नहीं दिखाई थी। रोहिणी ने धीरे से फुफकारा, इससे पहले कि उसने बेरहमी से अमृत गुप्ता को चिकोटी काट ली। धिक्कार है मोटे, मैं बस उससे हार गई थी, कुछ भी अश्लील मत बोलो। गुनगुन ने अचानक अपनी लंबी स्कर्ट फाड़ दी, जिससे उसकी बेहद हॉट और आकर्षक आकृति सामने आ गई। केवल एक काला कपड़ा उसकी छाती और उसके निचले क्षेत्र के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी उत्तम आकृति बिना किसी हिचकिचाहट के दिखाने के लिए बाहर थी। उसकी दो बर्फ जैसी सफ़ेद चिकनी और पतली टांगें, उसकी सुंदर और पतली कमर, उसकी दो ऊंची जैद चोटियां जिन्हें काले कपड़े से कसकर लपेटा गया था, साथ ही दो दबती हुई चोटियां काले कपड़े से झांक रही थीं, उन सभी ने मिलकर सभी को देखने से रोकने में असमर्थ बना दिया, भले ही वे देखना नहीं चाहते थे। हे, छोटे मालिक कबीर, कृपया छोटी मालकिन पर दया दिखाएं। गुनगुन ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हारी आंखों को तृप्त किया है, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। उस मनमोहक आवाज ने कई पुरुषों को लंगड़ा और हक्का बक्का कर दिया। उसी समय लगभग हर पुरुष के शरीर का एक हिस्सा कठोर हो गया। हम्फ, रूही और आयशा ने एक साथ धीरे से फुफकारा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीस्ट मार्शल संप्रदाय वास्तव में ऐसी आकर्षक महिला को भेजेगा। उस छोकरे का अपने दिमाग पर अच्छा नियंत्रण है, चिंता मत करो, आयशा ने कहा। वह गुनगुन से कहीं ज्यादा बेहतर थी, फिर भी कबीर विल्सन ने उसे सीधे मना करने की हिम्मत की थी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये छोटा बदमाश अभी भी एक आदमी है। रूही ने हल्के से उपहास किया और कहा। बीस्ट मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग के चेहरे पर एक इतराती मुस्कान दिखाई दी। कबीर विल्सन एक आदमी था और उस पर सिर्फ 20 साल का था। ये ठीक वही उम्र थी जब एक युवक सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी उम्र की एक खूबसूरत महिला उसके लिए एक घातक प्रलोभन थी। ये लड़की बहुत बेशर्म है। अगर सभी लड़कियां उसके जैसी ही बेशर्म हों। अमृत गुप्ता ने अपने चेहरे पर एक कामुक मुस्कान लटकाते हुए कहा। जैसे ही उसने पूरा किया, उसने अपनी बांह से दर्द महसूस किया। रोहिणी ने जोर से उसकी बांह को चिकोटी काट ली थी। हालांकि अमृत गुप्ता के शब्द चौक पर कई पुरुषों के दिमाग में भी थे। अचानक गुनगुन की मुस्कान सख्त हो गई, क्योंकि कबीर विल्सन की आंखों में केवल प्रशंसा का भाव मौजूद था। उसकी नज़र किसी भी पशुवत इच्छा से रहित थी। यह ऐसा था जैसे वह बस एक खजाने की सराहना कर रहा था और कुछ नहीं। ये इसके विपरीत गुनगुन के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया। चौक पर कई पुरुष उसे जमीन पर धकेलने का इंतजार नहीं कर सकते थे, फिर भी कबीर विल्सन के पास इस तरह का विचार भी नहीं था। अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूं, तो मुझे 20 करोड़ क्रिस्टल पत्थर मिल सकते हैं, माफ करना। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी।